हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका पेपर फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। इसके हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर चुके हैं और टोटल भी एमसीक्यूज कर चुके हैं। 100 एमसीक्यूज सुपर इम्पॉर्टेंट भी कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 600 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग 600 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपने जितना भी पढ़ लिया है उसका रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि आज 23 जुलाई है, अगर एग्ज़ाम आपका 25 जुलाई को हो रहा था तो फिर जाहिर सी बात है आप सब अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्लास आपकी एक रिवीजन के तौर पर हो सकती है। यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा जितना भी आपने पढ़ा है, और पूरा पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। 600 एमसीक्यूज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, बस रिवीजन करना है। क्वेश्चन इज, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? देखिए, जो लॉर्ड मैकाले था उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भेजा गया था, तो इसलिए ऑप्शन जो नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा, यानी कि सदस्य के पद पर भेजा गया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हमारा 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। वुड एबर्ट रिपोर्ट 1936-37 कितने भागों में प्रस्तुत की गई? तो वुड एबर्ट रिपोर्ट जो है यह आपकी 2 भागों में प्रस्तुत की गई थी। कितने भागों में? 2 भागों में। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक 1911 को, यानी कि 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया। ठीक है, 16 मार्च 1911 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो है वह पौंडीचेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट हो जाता है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव नई शिक्षा नीति 1986 का सुझाव था। ये किसका? जो नई शिक्षा नीति 1986 थी उसका यह सुझाव था कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जाए। सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? यानी कि जो आपका हंटर आयोग 1882 में आया उसकी सिफारिश क्या थी? उसकी सिफारिश थी माध्यमिक विद्यालय की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की थी, कि जो माध्यमिक विद्यालय की जो कक्षाएं हैं उनमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए ताकि बालक आत्मनिर्भर बन सके। वर्धा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? तो इसमें आपका जो स्वावलंबन का सिद्धांत था यह विवादास्पद सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? स्वावलंबन का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द राइट वन। यह किसके विचार हैं? यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड मैकाले ने। हमारे भारतीय साहित्य का उपहास उड़ाते हुए उसने ऐसा कहा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 इज, मदरसों में शिक्षा का माध्यम जो था वह आपकी फारसी भाषा थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य का जो संबंध था वह पिता पुत्र जैसा था। पिता पुत्र जैसा था। गुरु जो है वह पिता के समान था और शिष्य उसके पुत्र के समान था। ओके, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वह राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा समूह में रहकर शिक्षा प्राप्त करना बौद्धकालीन शिक्षा का गुण है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। मठों पर केंद्रीय बौद्ध संघ का नियंत्रण भी था। अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड हेतु निवेदन करना यह बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह आपका राइट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता क्या है?
तो मुक्त विश्वविद्यालयों की जो एक विलक्षण विशेषता है, करैक्टरिस्टिक है, वो ये है कि प्रवेश और परीक्षा नियमों में उदारता होना, यही इनकी विलक्षण विशेषता कही गई है। जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। किसको? डाइट को। किसको सौंपी गई? डाइट को सौंपी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? किससे संबंध है? तो ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी? किस प्रकार की स्वतंत्रता? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बस्ते के बोझ को कम करना, इस समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया? बस्ते के बोझ को कम करना, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, समाधान के लिए जो आपकी समिति थी, जो बनाई गई थी, वह यशपाल समिति थी। कौन सी समिति थी? यशपाल समिति का गठन किया गया था। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कोठारी आयोग था। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र जो है वह प्रस्तुत किया। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से थे? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र आपके मदरसे थे और प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र आपके मकतब हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो वह आपकी हर्टाग कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी? हर्टाग कमेटी ने भारत में प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की ओर सबसे पहले ध्यान दिया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई। कब हुई? 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र जो है वह आपका माध्यमिक शिक्षा था। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? तो वह आपका कौन सा संशोधन था? 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ब्रिटिशकालीन किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई? तो ब्रिटिशकालीन जो है वह आपकी वुड के घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई। किससे? वुड के घोषणा पत्र से। ऑप्शन सी इज द राइट वन। वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु क्या थी? वैदिक काल में जो क्षत्रिय बालक होते थे उनको गुरुकुल में प्रवेश की जो आयु थी वह आपकी 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम आपकी मातृभाषा थी। कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो मुस्लिम शिक्षा में जो बिस्मिल्लाह नामक रस्म अदा कराई जाती थी वह आपकी जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब यह रस्म होती थी। सर्व शिक्षा अभियान के घटक कौन है? देखिए जो आपका शिक्षा गारंटी योजना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, मध्याह्न भोजन योजना, यह सभी आपके सर्व शिक्षा अभियान के ही घटक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग क्या है? प्रौढ़ शिक्षा हेतु जो निर्धारित आयु वर्ग है वह आपका सी है, 15 से 35 वर्ष। कितना? 15 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का प्रारंभ कब किया गया? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ आपका कब हुआ था? मार्च 2009 में। कब हुआ? मार्च 2009 में। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नैक का मुख्यालय कहाँ है? नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, यानी बेंगलोर में है। NAAC का मुख्यालय बेंगलोर में है। द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवॉन इलिच है। द स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक इवॉन इलिच है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना नवंबर 1956 में हुई। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई।
शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। कौन है इसके प्रतिपादक? लॉर्ड मैकाले। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पराविद्या का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था आध्यात्मिक विकास करना, ईश्वर के साथ कनेक्ट करना। ओके। एंड वैदिक कालीन जो शिक्षण पद्धति थी वह आपकी मौखिक थी। कैसी थी? वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति मौखिक थी। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था है अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य, निर्वाण। ये सभी बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के ही कह सकते हैं कि उनके तत्व हैं, घटक हैं। अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य और निर्वाण। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था? तो यदि बालक एक वेद का अध्ययन करता था तो उसको 12 वर्ष का समय लगता था। कितना? 12 वर्ष का। 2 वेद का अध्ययन करना तो 24, 3 का करना है तो 36 और 4 का करना है तो 48 वर्ष का समय लगता था। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापकों की सहायता करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापकों की सहायता करना। ऑप्शन बी इज द राइट वन। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था आपकी 1921 से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? 1921 से। कथन है कि शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उठता है और उस पर ग्रीष्म का नियम लागू हो जाता है, ऐसा महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है। किस शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था? बौद्धकालीन। ठीक है, जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था थी इसमें सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ है। कहाँ से? 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ है। इसमें भी ऑप्शन आपका जो ए है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 सिक्खा पदानी किस काल की शिक्षा से संबंधित है? 10 सिक्खा पदानी जो है यह आपका बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन इज अपरा विद्या किससे संबंधित थी? अपरा विद्या जो थी वह आपकी लौकिक विधाओं के ज्ञान हेतु दी जाती थी, है ना। यह आपकी भौतिक ज्ञान से संबंधित थी, लौकिक विधाओं के ज्ञान से संबंधित है अपरा विद्या। परा विद्या अध्यात्म की ओर ले जाती है, अपरा विद्या लौकिक ज्ञान की तरफ लेकर के जाती है। भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? भारतीय शिक्षा का आरंभ वेदों से माना जाता है। वेद से भारतीय शिक्षा का आरंभ माना जाता है। किस आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? वह आपका कोठारी आयोग था जिसने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। एंड कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो थी उसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। कोठारी कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनको एक सीक्वेंस में लाना है। सीक्वेंस में लाना है तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपका जो धर्म है यह आपका जाएगा नंबर 1 पे, एंड जो राजनीति है यह आएगा आपका नंबर 2 पे, प्रजातंत्र आएगा आपका नंबर 3 पे, और जो आधुनिकीकरण है यह आएगा आपका नंबर 4 पे। ठीक है, तो धर्म 1 पे आ गया यानी कि ऑप्शन बी पहले आ गया, राजनीति 2 पे आ गया, सी आ गया, फिर 3 पे आपका प्रजातंत्र आया है तो ए आ गया, 4 पे आधुनिकीकरण आया है तो डी आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वह राइट हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। नेहरू ग्राम भारती क्या है? नेहरू ग्राम भारती जो है यह एक मानित विश्वविद्यालय है। क्या है? नेहरू ग्राम भारती एक मानित
विश्वविद्यालय है। मैं बालक की शिक्षा का आरंभ लाभप्रद हस्तकला से करना चाहता हूँ और उसे आरंभ से ही शिक्षा के योग्य बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। शर्त यह है कि इन स्कूलों के निर्माण का कार्य राज्य अपने हाथों में ले ले। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यदि आपको इनकी डेट याद है, रिपोर्ट कौन सी कब आई, कौन सा आयोग कब आया, तो आप फटाफट इसको मैच करते चले जाएंगे। ठीक है, इसको देखने से पहले आपको पहले मैच कर लेना है। जैसे वुड एबट समिति रिपोर्ट कब आई? 1937 में आई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए ही, यानी कि जो फर्स्ट वन है वो इसका सही मैच है इसके साथ में। सार्जेंट रिपोर्ट कब आई? सार्जेंट रिपोर्ट आपकी 1944 में आई, है ना, तो आपका ये 4 के साथ चला गया। शैडलर आयोग कब आया? शैडलर आयोग हमारा 1917 में, तो ये 3 के साथ चला गया। हंटर आयोग जो है वो हमारा किसके साथ जाएगा? 1882 के साथ में जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने पहले मैच कर लिया। अब इसमें देखते हैं कौन किसके साथ मैच कर रहा है। A1 के साथ में मैच कर रहा है, तो A1 के साथ में मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरा B जो है वह 4 के साथ जा रहा है, यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ये ठीक है। A जो है 1 के साथ चला गया, B 4 के साथ चला गया। शैडलर आयोग हमारा जा रहा है 3 के साथ, ठीक है। और हंटर आयोग जा रहा है हमारा 2 के साथ में। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा जो C है वह राइट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है जन शिक्षण निलयम किससे संबंधित है? जन शिक्षण निलयम जो है हमारा यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा का निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है। किससे नहीं है? नवोदय विद्यालय से संबंध नहीं है इसका। किससे? नवोदय विद्यालयों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 इस बुनियादी शिक्षा को इस नाम से भी जानते हैं। देखिए, बुनियादी शिक्षा के कई नाम हैं और उसी में से एक इसका नाम नई तालीम भी है ना। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा कहिए, वर्धा शिक्षा योजना कहिए, एक ही बात है, इसका नाम नई तालीम हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 57 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। कौन? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? तो इसमें आपकी 1 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई थी। कितनी? 1 लाख रुपए की। क्वेश्चन 59 एक रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? उसकी मुख्य जो मेन रिकमेंडेशन थी वह क्या थी? शिक्षा के आंकड़े एकत्रित करना। शिक्षा के आंकड़े एकत्रित करना एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति थी। NCERT का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ विस्तार कार्य करना है जो कि डैश सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। क्या होगा यहाँ पे? राइट वन ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, विद्यालयी शिक्षा सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुख्य बाधा क्या है? तो सार्वभौमिकरण में मुख्य बाधा जो है वह निर्धनता भी है, सामाजिक पिछड़ापन भी है और निरक्षरता भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व संस्कार किया जाता था। तो जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसमें जब उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले जो संस्कार होता था वह उपसंपदा संस्कार कहलाता है। कौन सा संस्कार कहलाता है? उपसंपदा संस्कार कहलाता है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पबजा संस्कार के पश्चात बालक को क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। क्वेश्चन कहता है विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? विश्व भारती की स्थापना का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होते हैं। किस तरीके से भिन्न होते हैं?
तो मुक्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीखने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? वह समिति आपकी हार्टाग समिति थी। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए हार्टाग समिति की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन 68 कंप्लीट हुआ। 9 इज भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था? तो 1844 में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था। क्वेश्चन इज मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के लिए लर्निंग के लिए बीएड का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है स्नातक व्यक्तियों को ट्रेनिंग देना, स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। बात क्लियर हुई? ऑप्शन बी इज द राइट वन। भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले जिस राज्य ने अनिवार्य की थी वो राज्य बड़ौदा था। कौन सा राज्य था? बड़ौदा। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड कार्यक्रम की जो अवधि है वह आपकी 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, ये दोनों ही संप्रदाय बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। हीनयान, महायान दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा रखी गई थी। 1813 के आज्ञा पत्र से जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप आपका गुरुकुल, चरण, परिषद, ये सभी जो हैं वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे। भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो काल है वह आपका 1200 से 1700 ईस्वी तक का माना जाता है। भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल 1200 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। विद्यालय शिक्षा का डैश साधन है? तो जो विद्यालय है वह शिक्षा का औपचारिक साधन है। शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं? देखिए ये सारे क्वेश्चन हम पहले विधिवत तरीके से पढ़ा चुके हैं, है ना, इसीलिए आज हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो शिक्षा जो है वह एक पूंजी निवेश नहीं है, एक प्रत्यक्ष लाभ है, परोक्ष लाभ है, मानव संसाधन विकास होता है इससे, लेकिन पूंजी निवेश नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह आपका 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया। 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया। यह किसका विचार है? विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। तो यह जो है कोठारी आयोग के विचार है। किसके विचार हैं? कोठारी आयोग के विचार हैं। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो दूरस्थ शिक्षा में समय निश्चित नहीं होता है कि इतने समय पढ़ना है, इतने बजे से पढ़ना है ना। इसमें आपका संप्रेषण साधन होना चाहिए, खुद को लर्निंग करने के लिए अधिगम सामग्री होनी चाहिए, छात्र की अनुकूलता होनी चाहिए। इग्नू की स्थापना कब हुई भाई? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए क्या करना होगा? तकनीक शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। क्या? शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान तहत VEC का मतलब क्या है? तो VEC का मतलब है ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा, देखिए VEC इसका मतलब होगा विलेज एजुकेशन कमेटी, ठीक है। और SSA का मतलब हो गया सर्व शिक्षा अभियान। बात आई समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर आपकी 74% है। कितनी है? 74%। भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? यह लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम जो है यह लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन।
शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? तो यह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करती है। ये इसीलिए शैक्षिक अवसरों की समानता जो है इसी के द्वारा संभव है। क्वेश्चन नंबर 88, 1948 में गठित यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सुझाव था वह आपके राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। 1948 में गठित यूजीसी के लिए राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि मिलान कीजिए। यहाँ भी हमको मिलान करना है। आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई पड़े। देखिए इसको मिलाएंगे, इधर सूची 1 है, इधर सूची नंबर 2 है ना। कौन किससे मिलेगा? आर्य सत्य। आर्य सत्य किसके साथ जाएगा? यानी कि जीवन में दुख ही दुख है ना। बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। ऑप्शन जो ए है वह जीवन में दुख, ए जो है उसको हम 4 से मिला देंगे। ओके, दूसरा है हमारा जो पॉइंट कहता है द्वादश निदान। द्वादश निदान किसके साथ जाएगा? नाम रूप के साथ जाएगा, है ना। फिर अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग किससे रिलेट करता है? यह सम्यक व्यायाम से रिलेट करता है। निर्वाण जो है, निर्वाण की प्राप्ति यानी समाधि के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका 2 के साथ में चला जाएगा। तो कौन कौन मैच कर गया? देखिए ए जो है वह मिल रहा है 4 के साथ में, ए मिल रहा है 4 के साथ में, दूसरा मिल रहा है 1 के साथ में, फिर तीसरा ऑप्शन गया हमारा 3 के साथ में, फिर जो डी ऑप्शन है वह गया हमारा 2 के साथ में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ क्या है? विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ है बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। बाहरी नियंत्रण से मुक्ति। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई जो रणनीति है वह है सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वो रणनीतियाँ हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई है। डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का अर्थ होता है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ओके, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में डाइट कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब की थी? यह स्थापना 1917 में हुई। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। फिर ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची नंबर 2 है। इधर जो संगठन है उससे रिलेटेड इधर उसका काम है। ओके, अब इसको मिलाएंगे कि किस संगठन का क्या काम है। देखिए इसको मिलाते हैं। जो हमारा यूजीसी है, यूजीसी का काम है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व उसका विनियमन करना। ओके, ये यूजीसी का काम है। फिर जो नैक है, नैक का काम है उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करना। फिर केब का काम क्या है? शिक्षा की नई नीति और उसके कार्यक्रम को तैयार करना। एनसीटीई का काम है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के मानकों का विनियमन करना। कौन किससे मैच कर गया? जो ए है वह बी के साथ में गया फर्स्ट, और जो सेकंड है वह डी के साथ में चला गया, तीसरा हमारा ए के साथ में गया, और चौथा एनसीटीई हमारा सी के साथ में चला गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह ए है वह राइट हो गया आपका। ऑप्शन ए में आपका राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सी वो संस्था है? वो आपकी एनसीईआरटी है। कौन सी संस्था है? एनसीईआरटी है। वुड एबट समिति का कार्यक्षेत्र क्या था? वुड एबट समिति का कार्यक्षेत्र सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये दोनों ही वुड एबट समिति के कार्यक्षेत्र थे। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की थी? तो वो जो विद्यालय था आपका वह दिल्ली था। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है यह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए है। मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम आपकी पाली भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 100, वैदिक कालीन परा पाठचर्या में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था। किसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें आपका आयुर्विज्ञान का जो अध्ययन था वह सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर।
क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो अवधि है वह आपकी 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपकी संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार आपका गुरुकुल में प्रवेश के समय किया जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय होता था, इसीलिए यह वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। क्या था? आध्यात्मिक विकास करना वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही थी। पराविद्या अध्यात्म से संबंधित ज्ञान देना, अपराविद्या भौतिक जगत का ज्ञान देना, लौकिक ज्ञान देना। ठीक है, दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम था वैदिक काल में। प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है। वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था? वैदिक काल में समावर्तन उपदेश विद्या की समाप्ति पर दिया जाता था। जब विद्या की समाप्ति कर बालक घर लौट रहा होता था तब उसका समापवर्तन संस्कार या फिर समावर्तन संस्कार होता था। वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती। सॉरी, बौद्ध काल लिखा यहाँ पे। बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक मानी जाती है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। प्रव्रज्या संस्कार किससे संबंधित था? प्रव्रज्या संस्कार आपका बौद्ध काल से संबंधित था। प्रव्रज्या संस्कार बौद्ध काल से संबंधित था। मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ये प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के केंद्र मठ एवं बौद्ध विहार हुआ करते थे। बौद्ध काल के विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध काल के विद्यार्थी को सामनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामनेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। क्या था? निर्वाण प्राप्ति करना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? मध्यकालीन शिक्षा की अवधि 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। मध्यकालीन शिक्षा की अवधि 1200 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। मकतब और मदरसा ये प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे मध्यकाल में। ठीक है, मकतब जो थे ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मदरसे आपके उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था और छात्र को शागिर्द कहा जाता था। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या था? मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम आपका अरबी और फारसी था। क्या था? अरबी और फारसी। मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से क्या कहा जाता है? मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से अंधकार युग कहा जाता है। बिस्मिल्लाह रस्म की वास्तविक उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है ब्रिटिशकालीन शिक्षा की अवधि क्या थी? ब्रिटिशकालीन शिक्षा की अवधि 1700 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक ब्रिटिशकालीन शिक्षा की अवधि मानी जाती है। यह है किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा? किसने समझा? फिलिप हार्टिग ने एडम के प्रतिवेदन को मिथिक समझा या झूठा समझा कह सकते हैं। निस्यंदन सिद्धांत विशेष रूप से किस शिक्षा से संबंधित था? निस्यंदन सिद्धांत जो था यह आपका विशेष रूप से उच्च वर्ग की शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन बी इज द राइट वन। किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है? किसने कहा? ऐसा HR जेम्स कहते हैं। किसने कहा? HR जेम्स ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है 125 नंबर क्वेश्चन है वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? वुड का घोषणा पत्र आपका 1854 में प्रकाशित हुआ। 1854 में प्रकाशित हुआ। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो वुड के घोषणा पत्र में आपके 100 अनुच्छेद थे। क्या थे? कितने?
वुड के घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद थे। किसने कहा वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है, इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली शुरू की है। तो यह आपका हैम्पटन का स्टेटमेंट है। किसका है? हैम्पटन का स्टेटमेंट है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। हंटर आयोग का की जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी? हंटर आयोग की रिकमेंडेशन थी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में भी उन्होंने संस्तुति दी थी, उच्च शिक्षा के संबंध में भी उन्होंने संस्तुति दी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वह आपका राइट हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। एंड केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना जो है वह आपके लॉर्ड कर्जन ने की थी। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो यह आपके लॉर्ड कर्जन ने किया था। सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन जो था वह लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? सैडलर आयोग का जो गठन हुआ था वह आपका 1917 में हुआ। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके माइकल सैडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभक्त है? तो सैडलर आयोग का प्रतिवेदन आपका 13 भागों में विभाजित है। कितने? 13 अध्यायों में विभक्त है। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक कौन? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये जो है 1938 में जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन 1938 में प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम आपकी मातृभाषा थी। क्या थी? मातृभाषा थी। ठीक है। सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? सार्जेंट योजना का जो प्रतिवेदन था वह आपका 1944 में प्रस्तुत किया गया। 1944 में प्रस्तुत किया गया। अभी पीछे जब मैचिंग वाला ऑप्शन आए थे वहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। सार्जेंट शिक्षा योजना में कितने अध्याय हैं? सार्जेंट शिक्षा योजना में आपके 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? तो ये जो है उन्होंने 1949 में प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1949 को प्रस्तुत किया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कब गठन किया गया? तो यह आपका 1948 में किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? यह आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? ये आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद इन दोनों की सलाह पर किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद इन दोनों की सलाह पर किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें आपके कुल 10 सदस्य थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल 10 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 146 इज विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो मुख्य संस्तुति थी वह आपकी पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास था, प्रशिक्षण एवं शोध विकास, 3 वर्ष स्नातक अवधि होनी चाहिए। ये सभी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुतियाँ थी। मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी? मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति थी विशिष्ट विद्यालय एंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय। ये जो है मुदालियर आयोग की मुख्य मेन रिकमेंडेशंस थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष आपके मुदालियर थे। कौन थे? मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल आपके 15 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 15 अध्याय थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग में आपके कुल 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? तो इन्होंने
29 अगस्त 1953 को किया। मुदालियार आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है मुदालियार आयोग का कार्यक्षेत्र जो था वह क्या था? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियार आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था। कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो संस्तुति की थी, वह क्या थी? वह थी स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा, भाषा का विकास, शैक्षिक अवसरों की समानता। ये जो है कोठारी आयोग ने अपनी संस्तुति दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान क्या था? शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, ये जो है शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी वह राइट हो जाएगा। किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? तो वह आयोग आपका कोठारी आयोग है जिसने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे? वह आपके जनार्दन रेड्डी थे। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी। कार्यक्रम क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 जो है वह विभाजित है आपका 24 अध्यायों में। क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 24 अध्यायों में विभाजित है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था संस्कृत का संरक्षण करना, शारीरिक एवं मानसिक विकास में समन्वय करना, स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियां होनी चाहिए। ये सभी उपरोक्त सभी, ठीक है, ये जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के मुख्य लक्ष्य थे। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? वह आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस अपव्यय और अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है? यह आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण क्या है? अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण सक्षम शिक्षकों की कमी। जो शिक्षक हैं वह सक्षम नहीं है। रोटी और मक्खन की आवश्यकता है, दरिद्रता फैली हुई है। तो ये सभी अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण हैं। एंड कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है? जूनियर हाई स्कूल जो है यह आपका पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए? वह आपके अतिरिक्त पाठ्यगामी क्रियाएं होनी चाहिए, परियोजनाएं और प्रयोग, श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण, ये सभी प्रकार के बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 165 इस किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है? ऐसा कहने वाले राधाकृष्णन हैं जिन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारे शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है। किसने कहा? राधाकृष्णन ने। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। और हम बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की जो शुरुआत हुई वह आपकी 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में। 1969 राइट आंसर है। उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा करना। ये सभी जो हैं उच्च शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो इसमें शिक्षक प्रशिक्षण, कॉलेज एंड शिक्षा देने वाला सभी सुविधाएं, ये सभी चीज़ें इसमें आवश्यक हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह आपकी जो है 2009 में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1969 में हुई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1969 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत आपकी 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई? तो यह 1989 में हुई। 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1945 में हुई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई।
SCERT का जो कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये जो कार्यालय है आपका वह उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है NCERT का कार्यालय कहाँ है? NCERT का कार्यालय आपका नई दिल्ली में है। NAAC के मुख्य कार्य क्या है? NAAC के मुख्य कार्य क्या है? NAAC का मुख्य काम है गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन एंड परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये काम NAAC के हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वह राइट हो जाएगा। एंड 178 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष प्रोफेसर R.H. दबे थे। कौन? प्रोफेसर R.H. दबे थे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1978 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1978 को हुआ। भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने की थी? तो ये भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद ने भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले की थी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? प्राथमिक शिक्षा की जो सार्वभौमिकता है उसका अर्थ क्या है? 6 से 14 आयु वर्ग के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यही सार्वभौमिकता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है? सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा आपकी गरीबी है, सामाजिक पिछड़ापन है, निरक्षरता है, ये सभी है। ये सभी सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था जो है वह आपकी सार्वभौमिकरण का प्राविधान, नामांकन का सार्वभौमिकरण, अवधारण का सार्वभौमिकरण, ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं हैं, सार्वभौमिकता की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण हैं। कौन कौन अभिकरण है इसमें? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह सार्वभौमिकरण शिक्षा की एक एजेंसी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह भी सार्वभौमिकरण शिक्षा की एक एजेंसी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट जो है ये भी सार्वभौमिकरण शिक्षा की एक एजेंसी है। तो ये सभी जो है सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? यह शुरुआत आपकी 2002 में की गई थी। सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व आपका प्राथमिक स्तर पर होता है। कहाँ होता है? प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन पर। व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है यह आपका 2009 में प्रारंभ किया गया। 2009 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है आपका माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, पाठ्यचर्या में सुधार एवं संवर्धन करना, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सुधार करना। ये सभी जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य हैं। सन 1960 में निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका पीटर एफ ड्रूकर ने 1960 में निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पीटर एफ ड्रूकर ने। किसने? पीटर एफ ड्रूकर ने। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक स्तर पर गिरावट का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक स्तर पर गिरावट का मुख्य कारण आपका शैक्षिक चेतना का अभाव है, पारिवारिक वातावरण एवं परिस्थितियां भी हैं, जनसंख्या वृद्धि भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका डी जो है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 शैक्षिक मानक का तात्पर्य क्या है? तो शैक्षिक मानक का तात्पर्य है शैक्षिक विधि, शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार हैं वो क्या होंगे? पर्याप्तता, गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, ये सभी जो है कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार हैं। शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने हेतु जो समस्या है वह आपकी क्या है? अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुपयुक्त शिक्षक विधियां हैं, है ना, अनुपयुक्त शिक्षण विधियां हैं, शैक्षिक निर्देशन का भी अभाव है। यह जो है शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के में समस्याएं आ रही हैं जिससे शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठ पा रहा है।
निबंधात्मक प्रकार के जो परीक्षण होते हैं, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसमें कमी ये रहती है कि विश्वसनीयता का अभाव होता है, मतलब बालक कुछ भी लिख देता है पैराग्राफ में, प्रामाणिकता का अभाव रहता है, व्यक्तिनिष्ठता का भी अभाव रहता है। ये सभी इसके दोष होते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम के। वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, ये सभी इसकी क्वालिटीज़ हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय क्या हैं? परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय आपके एक तो ग्रेड प्रणाली, दूसरा सेमेस्टर प्रणाली, तीसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये सभी परीक्षा को सुधार करने के मुख्य उपाय हैं। माध्यमिक स्तर पर जो निःशक्त हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो यह आपका सन 2009-10 में हुआ, 2009-10 में हुआ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का काम क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का काम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मदद करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करवाना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाता है। निजीकरण के लाभ क्या हैं? निजीकरण के लाभ सेवा की गुणवत्ता में सुधार, दक्षता एवं नवाचार बढ़ाना, रख रखाव में सुधार, ये सभी जो है निजीकरण के लाभ हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। चलिए यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। डियर फ्रेंड, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना, और अब मैंने अपने सभी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी भी आपके पास समय है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, 9628182649 ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको चारों पेपर का कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता था? तो यहाँ आपका जो ये वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ है वह 5 वर्ष की अवस्था में जो आयु निर्धारित थी, 5 वर्ष की आयु में किस संस्कार द्वारा होता था? वह आपका विद्यारंभ द्वारा होता था। क्या होता था? विद्यारंभ द्वारा जो है कि वैदिक कालीन प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होता था। ऑप्शन सी इज द राइट वन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ गुरु के पास ले जाना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है घर लौटना। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घर लौटना। ठीक है। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र तक्षशिला उस स्थान के निकट था जिसे आजकल कहते हैं, जिसे आजकल पेशावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आजकल पेशावर कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति थी। आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपकी संस्कृत भाषा थी। परिषद में शिक्षकों की संख्या कितनी हुआ करती थी? परिषद में शिक्षकों की संख्या 10 थी। परिषद में शिक्षकों की संख्या 10 थी। बौद्ध काल में प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था वह आपका नालंदा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे? बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र संघ और विहार हुआ करते थे। मठ और विहार हुआ करते थे। पबजा संस्कार किससे कहते हैं? ये मठ में प्रवेश करने पर जो संस्कार होता था उसे पबजा संस्कार कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम आपकी पाली भाषा थी। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। ओके। एंड नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र जो थे वो चीन, जावा, ब्रह्मा आदि के जो है छात्र अध्ययन करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था? ये आपके बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि क्या थी? बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि 12 वर्ष थी। कितनी थी? 12 वर्ष थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था? मुस्लिम मध्यकाल में उच्च शिक्षा की जो संस्था हुआ करती थी उसे मदरसा कहते थे। बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाह जो है वह मध्यकाल में शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु होती थी उस समय बालक का बिस्मिल्लाह नामक जो रस्म कराई जाती थी वही है ये बिस्मिल्लाह। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है। क्या ये भी बात सही है? जी हाँ, ये भी बात सही है।
खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे? कौन मुसलमानों के बच्चे खानकाहों में शिक्षा प्राप्त करते थे? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वह आपकी मकतबों में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी मध्यकाल में। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र लाहौर, मुल्तान, अजमेर, मुर्शिदाबाद के मदरसे, ये सभी मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। मुस्लिम काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी। मुस्लिम काल की राजभाषा फारसी थी। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा? किसको कहा? जौनपुर को। शाहजहां ने जौनपुर जो मुस्लिम शिक्षा केंद्र है उसको सिराजे हिंद कहा। एंड भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह आपकी 1817 में हुई थी। कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन कितने वर्ष बाद होता है? यह 20 वर्ष बाद होता है। बनारस कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में बनारस कॉलेज की स्थापना हुई। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया? लॉर्ड मैकाले को भारत 1834 में भेजा गया था। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? तो इसको जो है काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में एक सदस्य के तौर पर भेजा गया था। अगर कानूनी सलाहकार ऑप्शन नहीं है तो आप सदस्य को टिक करेंगे, और अगर सदस्य और कानूनी सलाहकार दोनों हैं तो आप कानूनी सलाहकार को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। वर्ष 1813 में भारत में शिक्षा के विकास के लिए ईस्ट इंडिया ने कितने वार्षिक रकम का प्रावधान किया था? तो ये 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वह आपका वुड का घोषणा पत्र है जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो ये जो है चार्ल्स वुड ने की थी। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? चार्ल्स वुड ने की थी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 235 कहता है शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? तो सहायता अनुदान जो है यह केवल मिशनरी, केवल कंपनी, केवल देशी नहीं, इन सभी को देने की घोषणा की गई थी। वुड का आदेश पत्र जारी किया गया। वुड का आदेश पत्र जो था सन 1854 में जारी किया गया। कब? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 237 इस क्वेश्चन कहता है 1854 के आदेश पत्र ने लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर किन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो वह आपका मद्रास, बम्बई और कलकत्ता है। ठीक है, ये वो स्थान हैं जहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, मद्रास, बम्बई और विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 238 इस 1854 के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो वह आपकी क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना करना, सहायता अनुदान प्रणाली, शिक्षा विभागों की स्थापना, ये सभी जो है 1854 के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिश थी। क्वेश्चन नंबर 239 कहता है 1854 के आदेश पत्र ने माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया? वह आपकी अंग्रेजी भाषा थी जिसको माध्यम बनाया गया। आदेश पत्र का प्रकाशन कब हुआ? आदेश पत्र का प्रकाशन 19 जुलाई को हुआ था। आदेश पत्र का प्रकाशन 19 जुलाई को हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। कौन? सर विलियम हंटर थे। हंटर कमीशन भारत में कब गठित हुआ? हंटर कमीशन जो है यह आपका भारत में 1882 में गठित हुआ। कब गठित हुआ? 1882 में गठित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 243 1882 में भारत में कौन गवर्नर जनरल बना? कौन बना था? ये आपके हंटर बना था। हंटर जो है ये 1882 में भारत में गवर्नर जनरल बना। हंटर आयोग ने महिला शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था, ये बात असत्य है। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय 1/3 भाग
धन था, 1/3 जो था भाग था धन का, यह बात भी सही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया था। तो वो आपका एक तो कोर्स ए था, दूसरा कोर्स बी था। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 1902 में भारत में जो कुल विश्वविद्यालय थे आपके वो 5 थे। कितने थे? 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 इस भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की थी। सिफारिश ये की थी कि सरकार प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना करे। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश ये की थी कि सरकार जो है वो प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना करे। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ था। गोखले ने 16 मार्च 1911 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? एक विधेयक प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? एक विधेयक प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी राइट हो गया इसमें। गोखले का विधेयक किससे संबंधित था? गोखले का विधेयक जो है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा से प्रस्ताव पेश किया किस तारीख को? 19 मार्च को। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा से 19 मार्च को प्रस्ताव पेश किया था। एंड भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? वह आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर थे। डॉक्टर माइकल सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। सैडलर आयोग की नियुक्ति औपचारिक शिक्षा के लिए की गई थी। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। आयोग ने उच्च शिक्षा में इंटरमीडिएट के बाद प्रवेश देने का सुझाव दिया था। जी हाँ, दिया था और ये बात आपकी सही है। सैडलर आयोग ने सिफारिश की कि क्या सिफारिश की? उन्होंने सिफारिश ये की कि विश्वविद्यालय में पास कोर्स के अलावा अन्य कोर्स भी चलाए जाएं। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना भी की जाए। छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति भी की जाए। ये सभी जो है सिफारिश सैडलर आयोग ने की थी। क्वेश्चन 260 कहता है प्राथमिक शिक्षा पर अपव्यय एवं अवरोधन की और किस समिति ने किस समिति ने ध्यान दिलाया था? वह समिति हरटाग समिति थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? आप सभी को पता है 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत की थी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड प्लीज। ये जो क्वेश्चन है आपका जाकिर हुसैन वाला, ये यहाँ पे 1938 होगा, सॉरी। ठीक है, जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी इज द राइट वन। वर्धा शिक्षा योजना किसकी योजना है? गांधी जी की योजना है। किसकी योजना है? गांधी जी की। मारवाड़ी हाई स्कूल का वेतन वर्तमान में क्या नाम है? मारवाड़ी हाई स्कूल का वर्तमान में जो नाम है वह नवभारत स्कूल है। क्या है? नवभारत स्कूल है। बेसिक शिक्षा की अवधि जो है वह आपकी 7 वर्ष है। बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष है। बेसिक शिक्षा पर बल दिया गया है, तो इसमें जो है बालक पर और बेसिक क्राफ्ट, इन दोनों ही चीज़ों पर बेसिक शिक्षा में बल दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या है? बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। शिक्षा का माध्यम क्या है? मातृभाषा है। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 270। माध्यमिक शिक्षा आयोग में शिक्षा संरचना का सुझाव जो दिया गया वो 11+3 का दिया गया। क्या दिया गया? 11+3 का सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? यह सुझाव शिक्षा आयोग का था। किसका सुझाव था? शिक्षा आयोग का सुझाव था। 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह आपके दौलत सिंह कोठारी थे। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ।
जो 14 जुलाई 1964 को हुआ। कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में जो सुझाव दिया वो 1.5 वर्ष का था। कितने वर्ष का सुझाव दिया? 1.5 वर्ष का दिया। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? तो वह कार्यक्रम आपके निरक्षरता उन्मूलन है, अनवरत योजना है, पत्राचार पाठ्यक्रम है, इन सभी प्रकार के जो है कार्यक्रमों को स्थान दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 276 की तरफ। शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे? तो शिक्षा आयोग में जो है 6 देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया। शिक्षा आयोग 1964-66 के अकॉर्डिंग शिक्षा संरचना 10+2+3 की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया? तो वह आपकी माध्यमिक स्तर की शिक्षा अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया। 1968 की शिक्षा नीति की संरचना स्वीकार की गई थी, तो यह आपकी जो है 10+2+3 की शिक्षा संरचना स्वीकार की गई थी 1968 की शिक्षा नीति में। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्रक कॉमन कोर में स्थान दिया, तो इसमें जो है लोकतंत्र एवं धर्म निरपेक्षता को स्थान दिया। पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास हो, इस बात को स्थान दिया। इसलिए ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों आपके राइट हो जाते हैं। 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? तो इस पर जो है मूल रूप से 2 ही वर्ग किए गए हैं। क्वेश्चन 283 कहता है सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्षीय क्यों किया गया? सामान्य शिक्षा स्नातक को 3 वर्षीय युवकों को पूर्ण ज्ञान देने के लिए किया गया। युवकों को पूर्ण ज्ञान हो जाए इसके लिए 3 वर्ष कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तैयार की गई थी वह आपकी 1968 थी। तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपकी 2020 है। तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? 2020 है। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूजीसी का पूरा नाम जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? यह आपका राममूर्ति आयोग को सौंपा गया। 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन राममूर्ति आयोग को सौंपा गया। 288 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो वह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी आपकी वह 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित स्वरूप पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 289 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? तो इसके खंड 23 थे। एंड क्वेश्चन 290 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का जो गठन किया गया था वह आपका 7 मई 1990 को हुआ। कब हुआ? 7 मई 1990 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन 29 जुलाई 2020 को हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें आपके कुल 6 सदस्य हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत को ज्ञानवान बनाना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य भारत को ज्ञानवान बनाना है। सन 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो यह आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो उद्घाटन है वह आपका 2 अक्टूबर 2005 को हुआ था। क्वेश्चन 298 कहता है सन 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के उद्घाटन के समय देश के मानव संसाधन मंत्री कौन थे? वह आपके अर्जन सिंह थे। कौन थे? अर्जन सिंह। सन 2010 में
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सैम पित्रोदा को जो है आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 300 इज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय जो है वह आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 301 कहता है भाषा समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। तो सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के द्वारा दिया गया था भाषा समस्या के समाधान हेतु। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 302 कहता है हिंदी भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन कराई जाने वाली जो भाषाएं हैं वह आपकी हिंदी, अंग्रेजी व कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा है जिनका अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303 कहता है प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ पर चिंता व्यक्त की थी? किसने? तो यहाँ पे पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, ये तीनों वो समिति थी जिन्होंने प्रोफेसर यशपाल समिति से पहले छात्रों पर पढ़ाई के बोझ पर चिंता व्यक्त की थी। ओके। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? ये उन्होंने मार्च 1992 में किया था। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने मार्च 1992 में किया था। यशपाल समिति का गठन किया गया। यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 में किया गया। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो यह आपके स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। कौन से दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं? तो इसमें बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, ये सभी दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो यह सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। कहाँ से? सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रावधान है स्वतंत्रता, न्याय और प्रजातंत्र का प्रावधान है। ये सभी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। समानता के अधिकार का वर्णन कहाँ है? ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम एक समान शिक्षा की बात कब उठाई थी? इन्होंने सन 1936 में उठाई थी। ये बात कब उठाई थी? 1936 में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया? तो इसमें आपके 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनको रखा गया। शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना केंद्र और राज्यों का संवैधानिक दायित्व हो गया है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार कहा गया है। क्वेश्चन कहता है किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई है? तो यह सर्व शिक्षा अभियान को चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया गया उनमें सम्मिलित है क्या? उनमें योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण, अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा, ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 320 शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो इसमें आपका पिछड़े तथा दलित व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 321 कोठारी आयोग ने असमानता के निवारण हेतु क्या सुझाव दिए थे? तो कोठारी आयोग ने असमानता के निवारण हेतु
सुझाव क्या दिया? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा के खर्चों में कमी आनी चाहिए, छात्रवृत्ति की योजना और व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। कोठारी कमीशन ने किस समिति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की बात कही? हंसा मेहता समिति। कोठारी कमीशन ने हंसा मेहता समिति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने की बात कही। कोठारी समिति ने लड़कियों की शिक्षा का विकास किस समिति के सुझावों के अनुसार करने को कहा? तो यह नेशनल कमेटी ऑफ वीमेन एजुकेशन, ठीक है, यह समिति थी जिसके सुझावों के अनुसार उन्होंने करने को कहा। कोठारी समिति ने लड़कियों की शिक्षा का विकास नेशनल कमेटी ऑफ वीमेन एजुकेशन के सुझावों के अनुसार करने को कहा। नवोदय विद्यालयों की स्थापना किसके सुझावों पर हुई? नवोदय विद्यालयों की जो स्थापना है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों पर हुई। नवोदय विद्यालयों की सिफारिश किसने की थी? नवोदय विद्यालयों की सिफारिश श्री राजीव गांधी ने की थी। श्री राजीव गांधी ने की थी। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, क्या है? केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। सैनिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। सैनिक स्कूलों का संचालन आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। कौन? सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली जो संस्था है वह नैक है। कौन सी संस्था है? नैक है, ठीक है, NAAC जिसको कहते हैं। नैक का जो मुख्यालय है वह आपका बेंगलुरु में स्थित है। नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। NCERT की स्थापना कब की गई? NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। विश्वविद्यालय वित्त प्राप्त करते हैं। कहाँ से वित्त प्राप्त करते हैं? ये आपकी UGC से वित्त प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय है आपका वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। NCTE के क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या कितनी है? 4। किस दृष्टिकोण से मानव जीवन सरल हो गया? तो आप सभी को पता है वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज मानव जीवन बहुत ही सरल हो गया है। एंड किस दृष्टिकोण से मानव जीवन में हास दिखाई देता है? देखिए, अगर बात करें नैतिकता की तो इसमें भी कमी आ गई है और आध्यात्मिकता की भी कमी आई है। तो इस दृष्टिकोण से जो मानव जीवन है उसमें कमी दिखाई दे रही है। नैतिकता की भी कमी दिखाई दे रही है और आध्यात्मिकता की भी कमी दिखाई दे रही है। सामाजिक समस्याएं जो चिंता का विषय बनी हुई हैं वह क्या है? एक तो आतंकवाद, युद्ध, अत्याचार, ये सभी जो है सामाजिक समस्याएं हैं। भारतीय संस्कृति किन कारणों से त्रिवेणी कही जाती है? तो भारतीय संस्कृति वेद के कारण, तंत्र के कारण, योग के कारण त्रिवेणी कही जाती है। यही वे कारण हैं जिनके कारण भारतीय संस्कृति त्रिवेणी कही जाती है। हम अपनी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को किस प्रकार जीवित रख सकते हैं? तो हम भारतीय चिंतन में निहित बातों को समझना और भारतीय विविधताओं को सम्मान देते हुए उनमें एकता स्थापित करके जो है अपनी प्राचीन परंपरा और मान्यताओं को जीवित रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 इज हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का समय जो है वह हजारों वर्ष पुराना है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का समय हजारों वर्ष पुराना है। हम यानी कि भारतीय एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके विश्व गुरु बन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान, प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अध्ययन करके हम भारतीय एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। कैसे? मानसिकता को बदल कर बचा सकते हैं, भारतीयता को अपनाकर बचा सकते हैं, वेद मूलक शिक्षा से प्रेरणा लेकर हम अपनी ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन को वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपका तत्व मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में, नीति मीमांसा में ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन को वर्गीकृत किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है, क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा का सार जो है सत्य या तत्व सृष्टि का मूल कारण है। ज्ञान या प्रकाश सत्य को जानने की एक प्रक्रिया है।
अमरत्व या परम शुभ हेतु आचरणगत नियम जानना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के सार है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 345 कहता है वेद या शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण किया गया है। तो यह आपका वेदों में विश्वास रखने वाले आस्तिक, वेदों में विश्वास न रखने वाले नास्तिक कहे जाएंगे। ये जो है इनमें वर्गीकरण इनको किया गया है। क्वेश्चन नंबर 346 कहता है उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक सुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए। भौतिक सुख से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई। भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा विश्व कल्याण हो सकता है। इसके लिए आवश्यक क्या है। इसके लिए ऋचाओं का अध्ययन किया जाए, यह आवश्यक है। इसके लिए ऋचाओं का अध्ययन आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य निर्धारक आपके शब्द और प्रमाण दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आप सभी को पता है संस्कृत थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। चारों वेदों में जो सबसे पुराना वेद है आपका वह कौन सा है। ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद है। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो यह आपका तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन है। तक्षशिला। ओके, बात यहाँ तक क्लियर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 353। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति। क्या था। आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था। तो यह आपका 10 वर्ष की आयु पर होता था। कितने वर्ष की आयु पर। 10 वर्ष की आयु पर। उपनयन संस्कार कब किया जाता था। उपनयन संस्कार आपका गुरुकुल के में प्रवेश के समय होता था। उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के समय होता था। वैदिक काल में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व जो संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आध्यात्मिक विकास करना। ओके, एंड शिक्षण संस्था टोल में जो शिक्षा दी जाती थी वह संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा। संस्कृत की शिक्षा। वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार जो होता था वह शिक्षा पूरी होने पर होता था। परिव्राजाचार्य क्या है। परिव्राजाचार्य भ्रमण करने वाले आचार्य को परिव्राजाचार्य कहते हैं। वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या है। वैदिक शिक्षा की विशेषता है आपकी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, बाह्य नियंत्रण से मुक्त शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये सभी वैदिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है बौद्धकालीन शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा जो है वह मठों में प्रदान की जाती थी। कहाँ। मठों में। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। क्या था। निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी। भिक्षु शिक्षा जो थी वह सामान्यतः 8 वर्ष की थी। मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार जो था वह प्रव्रज्या संस्कार होता था, या जिसको पब्जा संस्कार भी कहते हैं। पब्जा संस्कार होता था। वैदिक बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र जो था वह आपका तक्षशिला था। बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो बालक थे वो आपके 1 सेकंड ऊपर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा देखिए। बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे। तो यहाँ पे बालक विनय पत्रिका का अध्ययन नहीं करता था, बाकी आपका धम्म हो, त्रिपिटक हो, सूक्त हो, इन सभी का अध्ययन करता था। संसार का सर्वप्रथम विद्यालय कौन सा था। संसार का सर्वप्रथम विद्यालय आपका तक्षशिला था। एंड नेक्स्ट वन इस निम्न में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। तो वह आपका अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड के लिए निवेदन करना, यह बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। तक्षशिला की स्थापना किसने की थी। तक्षशिला की स्थापना भरत ने की थी। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध गुण की जो देन है वह क्या है। वह आपकी शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, या धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की निरंतरता हो, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना, ये सभी जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध युग की देन है। बौद्ध काल में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध काल में व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इन सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था।
बौद्ध काल में शिक्षा मांगी जाती थी। बौद्ध काल में जो भिक्षा थी वह मौन रहकर मांगी जाती थी। यहाँ पे शिक्षा नहीं होगा डियर फ्रेंड, यहाँ पे भिक्षा होगा। ठीक है, जो भिक्षा मांगी जाती थी वो मौन रहकर मांगी जाती थी। एंड मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के जो माध्यम थे वह आपके मदरसे और मकतब थे। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के जो माध्यम थे वो मदरसे और मकतब हुआ करते थे। मकतब में प्राथमिक शिक्षा, मदरसे में उच्च शिक्षा। मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? मकतब आपके प्राथमिक जो है प्रकार के विद्यालय थे। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? तो यह आपकी मदरसे में होती थी। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसे में होती थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो यह आपकी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। मकतबों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। एंड नेक्स्ट वन इज मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वह इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मकतबों में शिक्षा प्रारंभ होती थी। मकतबों में जो शिक्षा थी वह आपकी बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होती थी। बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 की बात करते हैं। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सबसे अधिक औरंगजेब ने किया। दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? मदरसा मुअज्जी की स्थापना जो है वो इल्तुतमिश ने कराई थी। 380 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था क्या? मकतबों में शिक्षा प्रारंभ होती थी। मकतबों में शिक्षा जो थी वह आपकी बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 383 कहता है शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? तो इन्होंने किसको कहा था? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा था। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष क्या था? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता थी। एंड नेक्स्ट वन इज तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। क्या? फाजिल कहा जाता था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई वह आपकी 1707 ईस्वी में हुई। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधियां जो थी वह व्याख्यान विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, ये सभी प्रकार की विधियां उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपनाई जाती थी। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था। यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे? तो ये आपके पुर्तगाली थे। सीरमपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? तो कैरे, वर्ड, मार्समैन, ये तीनों ही सीरमपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। चार्ल्स ग्रांट ने पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार कब प्रकाशित की? तो ये पुस्तक जो है 1792 में प्रकाशित हुई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? कलकत्ता मदरसा की स्थापना आपकी 1781 ईस्वी में हुई थी। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा डैश में वर्णित शब्दों साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा व निवासी आदि की स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। किसमें? धारा 43 में। ठीक है, धारा 43 में। 1813 के राजपत्र में शैक्षिक विकास हेतु डैश धनराशि की पेशकश की गई थी। तो इसमें जो है 1 लाख रुपए धनराशि की पेशकश की गई थी। 1813 के आज्ञा पत्र से आगमन से देसी पाठशालाओं के पतन के क्या कारण थे? तो उसमें पतन के कारण आपके जो है पाठ्यक्रम में एक तो व्यवहारिकता का अभाव था, अनुशासन के नाम पर देशी शिक्षा संस्थाओं में कठोर दंड दिया जाता था, जातिवाद जैसी सामाजिक कुरीतियों का भी होना था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद में प्राच्यवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आपके एस.टी. प्रिंसेप। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा प्राच्य शिक्षा की उन्नति के लिए डैश रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई। कितने रुपए की? 31,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई थी। मैकाले गवर्नर जनरल के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत कब आया था? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी? इसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की रिकमेंडेशन की थी। मैकाले के विवरण पत्र में राजपत्र 1813 की निम्नलिखित धारा की व्याख्या की गई। किस धारा की? धारा 43 की जो है व्याख्या की गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 401 की। क्वेश्चन कहता है ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? तो ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1837 में घोषित की थी। मैकाले ने प्राच्य संस्थाओं के लिए अपने विवरण पत्र में संस्तुति की थी कि
क्या संस्तुति की थी? तो उन्होंने रिकमेंडेशन ये की थी कि इन्हें बंद कर दिया जाए। प्राच्य संस्थाओं के लिए उसने कहा कि इन्हें बंद कर दिया जाए। ऑप्शन सी इसमें जो है वो आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मैकाले का पूरा नाम क्या था? मैकाले का पूरा नाम थॉमस नेकिंगटन मैकाले था। मैकाले की रिपोर्ट स्वीकार की किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की रिपोर्ट को स्वीकार किया। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक के पास प्रस्तुत किया। कब किया? तो उन्होंने 8 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। शिक्षा छनाई का जो सिद्धांत है वह जन शिक्षा हेतु लागू किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 407, विलियम बेंटिक ने एक सरकारी विज्ञप्ति द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 7 मार्च 1835 को जो है कि विलियम बेंटिक ने एक सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा 7 मार्च 1835 को की थी। बेंटिक प्रस्ताव के अनुसार भारत में अंग्रेजी माध्यम की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। एंड विद्यालय पाठ्यक्रम में प्राच्य भाषा व साहित्य के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भी स्थान दिया गया। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। विलियम एडम को डैश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया 1835 में। एडम ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। तो एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कितनी रिपोर्ट? 3 रिपोर्ट एडम ने प्रस्तुत की थी। एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है वह 1836 में उसने जो है प्रस्तुत की थी। कब? 1836 में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए एडम को कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। इस कार्य हेतु बेंटिक ने एडम को कितने रुपए धनराशि प्रति माह देने का निश्चय किया? तो उसने प्रति महीने 1000 रुपये देने का जो है घोषणा की थी। घोषणा का मतलब उसको देने का निश्चय किया कि 1000 रुपये दिया जाएगा। एडम की जो द्वितीय रिपोर्ट थी उसका कार्यक्षेत्र क्या था? उसका कार्यक्षेत्र थाना नत्तूर था। उसका कार्यक्षेत्र क्या था? थाना नत्तूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एडम की शिक्षा योजना भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए अधूरी थी क्योंकि इस योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, पाठ्यक्रम का जिक्र नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों भूमि अनुदान वाले व्यक्तियों के विषय में सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ। तो ये सन 1813 ईस्वी के चार्टर से भारत में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण हुआ। एंड वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया है? वुड डिस्पैच में आपका पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के इन सभी स्तरों पर विचार किया गया है। शिक्षा नीति सन 1854 किसने तैयार की थी? तो यह चार्ल्स वुड के द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना आपकी प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी। वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था। कितने अनुच्छेद का था? 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था। वुड के घोषणा पत्र में किसका सिद्धांत अपनाया गया? वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? तो यह आपका 19 जुलाई 1854 ईस्वी को वुड का आज्ञा पत्र जो है वह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना आदर्श मानकर किए जाने का सुझाव दिया। किसको दिया था? तो ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दिया। किसको दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 423 शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? तो यह केवल मिशनरी, केवल कंपनी या केवल देसी? तो इन्होंने जो है कि सभी प्रकार के विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी इसमें। ओके, बात क्लियर होती है। यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया। यह कथन किसका है? यह कथन आपका हैम्पटन का है। किसका कथन है? हैम्पटन का स्टेटमेंट है। वुड घोषणा पत्र ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा?
तो इसमें कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए, लंदन विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के विषय के लिए आदर्श माना जाए। सन 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर थी वह 10%, कितने, सन 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर केवल 10% थी। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी सन 1882 को किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 1882 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। कौन? सर विलियम हंटर थे। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव आपका भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 430 इज माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? ये हंटर कमीशन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? तो ये उन्होंने यहाँ पे तो किसी भी प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप देश में कितने प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित हुए? तो देश में लगभग 6 प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित हुए, ट्रेनिंग कॉलेज जो है उनको इस्टेब्लिश किया गया। आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव दे करके उनमें तथा देश में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। सन 1882 के हंटर आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिश थी? तो उनकी सिफारिश थी माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न संस्तुति नहीं की। किस प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं की? तो उन्होंने धार्मिक शिक्षा की रिकमेंडेशन नहीं की थी। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? हंटर आयोग में आपके 20 सदस्य थे। हंटर आयोग में 20 सदस्य थे। हंटर आयोग के प्रतिवेदन में कितने पन्ने थे? 600 पन्ने थे। हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य जन शिक्षा का प्रसार हो, व्यावहारिक व सामान्य जीवन हेतु उपयोगी शिक्षा, ये जो है हंटर आयोग में प्राथमिक शिक्षा को लेकर के उद्देश्य थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। किस सन में संभाला था? तो उन्होंने 1898 में कार्यभार संभाला था। कर्जन स्वभाव से उदार एवं निरंकुश शासक और प्रशिक्षण के कारण कठोर शासन में अविचल विश्वास रखने वाला कठोर साम्राज्यवादी था। किसने कहा? ऐसा B.N. बसु कहते हैं, ऐसा B.N. बसु कहते हैं। शिक्षा सुधार के कार्य को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस सन में किया था? 1901 में। कब किया था? 1901 में। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। कब की थी? 27 जनवरी 1902 को। कब की? 27 जनवरी 1902 को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जांच के विषय क्या थे? इसके विषय थे ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की जांच करना, विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एंड विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तरों को ऊंचा उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपयुक्त विधियों का सुझाव देना। यह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जांच के विषय थे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके कब प्रस्तुत किया? तो इन्होंने 11 मार्च 1904 को प्रस्तुत किया। 11 मार्च 1904 को प्रस्तुत किया। प्राथमिक शिक्षा में कर्जन के सुझाव क्या थे? प्राथमिक शिक्षा में कर्जन के सुझाव थे प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। ये प्राथमिक शिक्षा में कर्जन के सुझाव थे। चलिए आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक कार्य क्या थे। देखिए, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना, कृषि शिक्षा में सुधार करना, पुरातत्व विभाग की स्थापना, ये लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक कार्य थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन। जो कार्य कर्जन ने 7 वर्ष में किए उनको करने में किसी अन्य मनुष्य को निश्चित रूप से दुगने या तिगुने समय की आवश्यकता होती, ऐसा किसने कहा? ऐसा नूरुल्लाह व नायक ने कहा। ऐसा नूरुल्लाह व नायक ने कहा है।
आगे बढ़ते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? वह आयोग आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। कब किया? सन 1917 में। कब किया? सन 1917 में। विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था? यह आपका कर्जन ने पारित किया था। किसने? कर्जन ने पारित किया था। सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने स्नातकोत्तर विभाग खोले गए? तो यह आपके 2 स्नातकोत्तर विभाग खोले गए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 452 इज विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्डों व शैक्षिक परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यह आपके विश्वविद्यालय कलकत्ता आयोग ने दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। माइकल सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या आपकी 6 थी। कितने सदस्य थे? सदस्यों की संख्या 6 थी। सैडलर कमीशन के द्वारा किस शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई? तो वह आपका हर्टाग समिति की नियुक्ति हुई। किस शिक्षा समिति की? हर्टाग समिति की। सैडलर कौन थे? सैडलर कौन थे? तो सैडलर जो थे वह लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे सैडलर। भारतीय विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? यह कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड क्वेश्चन कहता है सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में जो रिकमेंडेशन की वह यह थी कि केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में रिकमेंडेशन की थी, कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय के संबंध में संस्तुति की थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय के संबंध में रिकमेंडेशन दी थी, या फिर सभी विश्वविद्यालय के संबंध में? तो सैडलर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की उसमें उन्होंने सभी विश्वविद्यालय के बारे में जो है रिकमेंडेशन दी थी। सैडलर आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाए, माध्यमिक व स्नातक स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय को सम्मिलित किया जाए, महिलाओं के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए आयोग के सुझाव क्या थे? उच्च शिक्षा के लिए आयोग के सुझाव थे विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए, विश्वविद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियम सरल और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका राइट हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना आयोजित की गई। वर्धा शिक्षा योजना जो है वह सन 1937 में आयोजित की गई थी। जाकिर हुसैन समिति ने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? सन 1937 में। कब प्रस्तुत की थी? सन 1937 में। वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षण का मुख्य आधार जो है वह आपका शिल्प है। क्या है? शिल्प एवं कला। शिल्प और कला। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सकता है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का है। बेसिक शिक्षा में दैनिक समय सारणी की कार्य अवधि जो है वह आपकी 5 घंटे 30 मिनट है। 5 घंटे 30 मिनट है। वर्धा शिक्षा योजना मानी जाती है। वर्धा शिक्षा योजना आपकी बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, इन सभी नामों से जानी जाती है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किया था फरवरी सन 1938 में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास हो, सर्वोदय समाज की स्थापना, उच्च नागरिकता का विकास होना चाहिए। ये सभी जो है उसके उद्देश्य थे। बुनियादी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य किसके द्वारा रखा गया? तो यह आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। ये बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। बुनियादी शिल्प जो कार्य है वह बुनियादी शिल्प कार्य में आपका कृषि आता है। वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय जो स्थापित हुआ वह आपका 1939 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1939 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट
कब प्रस्तुत की थी? 1944 में। कब प्रस्तुत की थी? 1944 में। सार्जेंट योजना के उद्देश्य क्या है? भारत की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च, सरकारी, गैर सरकारी प्रत्येक स्तर पर सुझाव देना, ये सार्जेंट योजना का उद्देश्य था। व्यावसायिक, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा पर सुझाव देना, शिक्षा की भावी योजना में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना, ये सार्जेंट योजना के उद्देश्य थे। क्वेश्चन 475 कहता है युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना मानी जाती है। यह आपकी सार्जेंट योजना 1944 है, जिसको जो है युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना भी कहते हैं। सार्जेंट प्रतिवेदन में कितने खंड थे? सार्जेंट प्रतिवेदन में आपके 12 खंड थे। सार्जेंट योजना के गुण क्या थे? सार्जेंट योजना का गुण आपका क्या था? इस योजना में लगभग प्रत्येक पहलू पर सुझाव दिए गए। इसमें गांधी जी की शिक्षा को भी संशोधित रूप में सम्मिलित किया गया। ये पहली योजना थी जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुमानित समय और धन का भी उल्लेख किया गया। तो ये सभी जो है सार्जेंट योजना के गुण थे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाता है। सार्जेंट योजना के दोष क्या थे? सार्जेंट योजना के अगर दोष की बात करें तो सहायता अनुदान प्रणाली पर सार्जेंट मौन रहे, यह इसका दोष है। यह योजना अत्यंत दीर्घकालीन 40 वर्षीय थी, जबकि शिक्षा एक अत्यंत क्रियाशील प्रक्रिया है। ये इस योजना का व्यय तो लगभग 313 करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया, किंतु धनराशि के स्रोत पर कोई सुझाव नहीं दिया गया। ये सभी इसके दोष थे, ये सभी इसकी कमियां थी, लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सार्जेंट प्रतिवेदन के सुझाव क्या रहे? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालय होने चाहिए। शिशु शिक्षा निःशुल्क हो। शिशु विद्यालयों में विशेष रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सार्जेंट प्रतिवेदन के सुझाव थे। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति जो हुई वह आपकी 1948 में हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ वह आपका 4 नवंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन कब तैयार किया गया? प्रतिवेदन जो इसका था वह आपका 1963 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? 1963 में तैयार किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 484 कहता है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यह आपके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया हो उन्हें ही एमएड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? यह सिफारिश आपके राधाकृष्णन आयोग ने की थी। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा थी। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो आयोग की नियुक्ति आपके सन 1952 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया, वह जो गठन था आपका 18 मार्च सन 1952 को किया गया। ओके, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो अध्यक्ष थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए? तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य एक तो जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि एंड व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका राइट हो जाता है। एंड मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इन्होंने जो है 7 वर्गों में विभाजित किया है। मुदालियर कमीशन में विदेशी सदस्यों की संख्या जो थी वह आपकी 2 थी। ताराचंद समिति का गठन किया गया। ताराचंद समिति का गठन माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या थी? एक तो माध्यमिक शिक्षा का 11 वर्षीय ढांचा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, ये दोनों ही माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? ताराचंद समिति ने। ताराचंद समिति ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? तो इन्होंने 8 विषय रखे थे। कितने विषय? 8 विषय रखे थे।
भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की? उस 23 सितंबर सन 1952 में। 23 सितंबर सन 1952 में। निम्न में से मुदालियर आयोग से संबंधित कथन क्या है? तो मुदालियर आयोग से संबंधित कथन माध्यमिक शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करना, स्नातक के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को त्रिवर्षीय किया जाए, पाठ्यचर्या में विविधता लाई जाए, ये सभी कथन आपके मुदालियर आयोग से संबंधित ही हैं। कोठारी कमीशन आयोग का जो गठन है वह 16 जुलाई सन 1964 ईस्वी को हुआ था। 501 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष आपके डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को भेजा था 29 जून सन 1966 को। 29 जून सन 1966 को। कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी संस्तुतियों को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? इन्होंने अपनी संस्तुतियों को 9 खंडों में प्रस्तुत किया। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 505। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का कौन सा कार्यक्रम निश्चित किया? तो वह था आपका एक मुखी कार्यक्रम। शिक्षा का एक मुखी कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया था। आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित स्वरूप जो दिया वह मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी हो, कोई आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा या शास्त्रीय भाषा प्रथम 2 में न दी गई हो। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 507 की बात करते हैं। आयोग ने कहा राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय भार सौंपा जाए। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को इन दोनों को ही वित्तीय भार सौंपा जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से विषय में आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हो एंड प्रास्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू व रूसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सभी शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र थे। एंड नेक्स्ट वन इज शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? तो इन्होंने 6% जो है वह शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो वह है आपका 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो वह आयोग आपका शिक्षा आयोग है 1964-66। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श जो आरंभ हुआ था वह सन 1968 में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 514 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो वह अनुच्छेद 45 के अनुसार जो है कि 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा में जवाबदेही की संकल्पना सर्वप्रथम जो प्रस्तुत की गई थी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया। किस शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया? 10+2+3 को अपनाने का सुझाव दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो वह योजना आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड थी। कौन सी योजना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों में सुधार हेतु बनाई गई थी? तो प्रारंभ में ये प्राथमिक विद्यालयों में सुधार हेतु बनाई गई थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? इसमें जो है 40,000 की धनराशि दी जा रही है। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर सन 1992 में लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसको जो है सन 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? तो प्रारंभ में जो ब्लैक बोर्ड योजना है वह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में सुधार के लिए बनाई गई थी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सन 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? तो इसमें जो है 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? सन 2005 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ये आपकी सन 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 526 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसको जो है सन 1995 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में आई? NEP 2020 जो है आपकी वह डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो है आई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। NEP 2020 के शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचे में कितने चरण समाहित हैं? तो इसमें आपके 4 चरण समाहित हैं, यानी कि 5+3+3+4। ये जो है नई शिक्षा नीति का ढांचा है, संरचना है। NEP 2020 की रिकमेंडेशन क्या है? इसकी रिकमेंडेशन ये है कि B.Ed अब 4 साल का होगा, वोकेशनल स्टडीज़ पर फोकस किया जाएगा, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सभी NEP 2020 की रिकमेंडेशंस हैं। NEP 2020 की जो शिक्षा संरचना है वो आपकी 5+3+3+4, मैंने सभी मोस्टली क्लासेस में इसका जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग करके समझाया है। 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक है। NEP 2020 उच्चतर शिक्षा के जो घटक हैं वो आपकी गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्राओं का सहयोग, ये सभी जो है NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा के घटक हैं। अब मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय जो है वह किस नाम से जाना जाएगा? वह अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। NEP 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के 100% GER पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? सन 2030 तक किया जाएगा। NEP 2020 जो है वह कौन सी शिक्षा नीति है? यह आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968, दूसरी 1986, फिर उसके बाद जो संशोधन होकर आई 1992, वो तो केवल संशोधन होकर के आई थी, फिर 2020 आई। तो ये 1, ये 2 और फिर ये 3 हो गई आपकी। ओके। NEP 2020 के सिद्धांत क्या है? NEP 2020 का सिद्धांत है शिक्षा को लचीला बनाना, एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, ये NEP 2020 के सिद्धांत हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने NEP 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के जो निर्देश दिए थे, वह निर्देश कब दिए? वह निर्देश उन्होंने 7 जनवरी 2021 को दिए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है NEP 2020 अब समग्र शिक्षा में शामिल होगा, तो यह आपकी प्री प्राइमरी शिक्षा में भी शामिल होगा, ठीक है। तो हमारे 538 क्वेश्चंस हैं और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नोट्स में आपको फुल सब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है एंड फुल आपको ऑब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं एंड आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बैंक है आपके, चाहे वो पवन का हो, गोल्ड फ्रीज हो, इजी नोट्स हो, वो सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको 1 लीनियर भी मिल जाते हैं। तो इतना सारा कंटेंट आपको एक जगह लेने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी होगी। एंड अभी आपके पास समय है, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। NEP 2020 प्रारंभिक शिक्षा के जो घटक हैं वो क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के घटक हैं इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, बुनियादी साक्षरता, ड्रॉप आउट रेट कम करना तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये सभी NEP 2020 प्रारंभिक शिक्षा के घटक हैं। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन किया हुआ है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा चैनल है SP सर क्लासेज के नाम से, ठीक है। एंड एग्जाम जो आपका 25 से होने को था वो अब 28 से होगा, उसके बाद 29-30 फिर आपको 2 दिन छुट्टी मिल रही है और
फिर आपका उसके बाद सेकंड पेपर है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एनफ टाइम आपको मिल गया है। आप जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसमें अब आप फोकस करें कि जो अगर हमारे पेड नोट्स आपके पास है तो आप वन लीनियर कंटेंट को सबसे पहले कंप्लीट करें, रट लें जो वन लीनियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फोकस आपका जो चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यूज दिए हैं उसको फुल कंप्लीट कर लें। उसके बाद 3 नंबर पर जब आप आएंगे, आपके 2 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छे तरीके से रट लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, हालांकि टाइम बहुत है, फिर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक में अगर आप सबसे बेस्ट पूछेंगे सर क्वेश्चन बैंक कौन सा है, तो आपका इजी नोट्स क्वेश्चन बैंक है। उसमें क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, एनफ कंटेंट उसमें दिया गया है, तो आप इजी नोट्स को कवर कर लेंगे। जब आप इतना सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं तो आपके लिए एनफ हो जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को देखिए और अपना एग्जाम फाइनल कीजिए। थैंक यू सो मच।